हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिश्राज बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो टुडे वी विल स्टार्ट अ चैप्टर विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 9th का चैप्टर है। हम बायोलॉजी शुरू से शुरू कर रहे हैं। इसका एक ऐसा प्लेलिस्ट होगा जिसमें आपको सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 ईजिली मिल जाएंगे और आपके पढ़ाई में बहुत ईजी हो जाएगा। सो आज का जो क्लास होने वाला है वो बिल्कुल बेसिक होगा, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा। और इसके बाद हम लोग अपने जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको अच्छे तरीके से बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये चैप्टर आप एनसीईआरटी जो बुक है वो अपने सामने लेकर बैठें ताकि आप देख सकें कि जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल आपके बुक से है। कॉम्प्रिहेंसिवली एनसीईआरटी को डील किया जाएगा तब ताकि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिल सके। सो चैप्टर नंबर 5 है ये एनसीईआरटी का, बट बायो के हिसाब से ये फर्स्ट चैप्टर है। तो आज का जो चैप्टर है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सुन के क्या पता चल रहा है कि लाइफ का जो सबसे बेसिक चीज़ है उसके बारे में ये चैप्टर होगा। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि जो सेल होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, और जो स्ट्रक्चरल बेसिक कोई भी बड़ी चीज़ छोटे छोटे यूनिट्स को मिलाकर बनती है, राइट। तो वैसे ही जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल का बना होता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग चैप्टर डील करने वाले हैं वो सेल होगा। तो सबसे पहले सेल होता क्या है ये जान लीजिए। सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यू सी अराउंड योर सेल्फ दे आर मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, एक चीज़ अभी अलग से हम बता देते हैं कि कैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो कैसे बिल्ड हुआ होता है। तो बेसिक तो यूनिट सेल हो गया, राइट। बहुत सारे सेल मिलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर फंक्शन करते रहे होंगे, वो टिश्यूज़ बना लेंगे। ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारा ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम जो होता है फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। ठीक है, ये होता है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यही चलता है। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया तो उसके बाद इकोसिस्टम, बायोम, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, ये सब आगे की चीज़ें हैं। पर जो बेसिक एक इंडिविजुअल को बिल्ड करता है वो यही पैटर्न चलता है। ठीक है, टिश्यू, ऑर्गन, ये सारा कुछ आगे सेल के बाद टिश्यूज ही कवर करेंगे। ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स की हर ऑर्गेनिज्म में ये सारे लेवल्स हो। जैसे अगर आप इंसानों की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, तो हम लोग सबसे इस हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं। ठीक है, वी आर दी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एनिमल्स, हमसे ज़्यादा कोई भी एडवांस नहीं होता। तो हमारे बॉडी में आपको बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल जाएंगे, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सब क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। बट अगर आप लोअर लेवल्स ऑफ एनिमल्स में जाएंगे तो किसी में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक ही रह जाएगा, सिर्फ सेल्स ही होंगे, वो ग्रुप नहीं बना पाए होंगे टिश्यूज़ का। आप उससे एडवांस में जाइएगा तो सिर्फ टिश्यूज़ ही मिलेंगे, कहीं सिर्फ ऑर्गन्स ही होंगे, ऑर्गन सिस्टम का नहीं हुआ होगा प्रोडक्शन, या वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए होंगे, राइट। सो ये एडवांसमेंट है। एनिमल जैसे जैसे एडवांस होते गए उनकी जो बॉडी है वो उस तरह से अडाप्ट करती गई, जितना वर्क उनको करना होता है उस हिसाब से ये सारे सिस्टम्स बनते जाते हैं। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे, हम हर कुछ देखेंगे। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो डील करेगा सेल से। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्लासेस हम लगाएंगे क्योंकि एक क्लास में उतनी सारी चीज़ें डील कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और आप देख रहे हैं कि ये चैनल बिल्कुल नया नया है, तो सेटअप भी उतना अच्छा नहीं है। सो उतना फैसिलिटी अभी नहीं है ताकि एक ही वीडियो में सारा कुछ डील कर लिया जाए। इस वजह से
3-4 क्लासेस में पूरा सेल जो चैप्टर है वो डील करा जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं। तो सेल का जो डेफिनेशन है वो तो आपने देख लिया कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। अब जानते हैं कि क्या इंसानों को सेल के बारे में हमेशा से पता था? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम लोग शुरू से ही जानते होंगे ये सब कि अरे सेल होता होगा, टिश्यूज होते होंगे, ऐसा नहीं था। पता चला, इसकी डिस्कवरी हुई, और किसने सबसे पहले सेल ढूंढा उनका नाम था रॉबर्ट हुक। नाम आपने सुना होगा, बहुत कॉमन सा नाम है। सो रॉबर्ट हुक पहले इंसान थे जिन्होंने ये पता लगाया कि अच्छा सेल जो होता है, मतलब जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो किस चीज़ के बने हैं, तो सेल के बने हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर देम। कब डिस्कवर किया? 1665 में। जो सेल नाम है ना स्टूडेंट्स, वो देखिए कहाँ से आया है। सेल, सेल्यूला एक वर्ड होता है। जैसे मॉन्क जिन घरों में रहते हैं ना, मॉन्क आप जानते होंगे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह होते हैं, उनका रूम ऐसा दिखता था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक वो उस चीज़ से जब सेल को उन्होंने मिलाया तो देखा सिमिलर पाया स्ट्रक्चर, तो वहाँ से सेल वर्ड का डेराइवेशन हुआ। सेल्यूला कहते हैं वो मॉन्क जिन घरों में रहते थे ना उसको। सो सेल्यूला लैटिन वर्ड है जिससे फिर सेल बना। ठीक है, तो सेल्यूला जो सेल जो आज हम सुनते हैं उसका, इस वर्ड का डिस्कवरी ऐसे हुआ था। अगर बीच बीच में थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देना ज़रूरी होता है, तो सेल जो वर्ड है वो यहीं से आया था। ठीक है, और रॉबर्ट हुक लिविंग सेल को डिस्कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि ये 1665 की बात है। तब जो आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उनके भी इन्वेंशंस नहीं हुए थे। काफ़ी प्रिमिटिव काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप्स होते थे, तो उतना अच्छे से उसका एक एक सेल ऑर्गेनेल का पता लगाना भी मुश्किल था। तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड सेल को पहले ढूंढा था। ओक ट्री होता है, उसकी बार्क में उन्होंने देखा कि ये इस टाइप का कुछ उनको दिख रहा है, और वो वहाँ से सेल को डिस्कवर किया। अगर आप पूछो कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो वो थे एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, और इन्होंने 1674 में एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। तो ये हो गया सेल की डिस्कवरी की बात, राइट। अब आते हैं सेल थियोरीज पे। ठीक है, कि क्या क्या थियोरीज दिए गए और कैसे फिर आगे इसका प्रोसेस बढ़ा। तो 2 साइंटिस्ट थे, स्क्लेडन एंड स्वान। ठीक है, इन्होंने बताया, एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे। ईयर आप मेंशन कर सकते हैं अगर एग्जाम में आए तो वो देख सकते हैं। तो एक जर्मनी के थे और एक इंग्लैंड के थे, और इन्होंने बताया कि प्लांट्स जो हैं वो सेल के बने हुए हैं। रॉबर्ट हुक और ये ल्यूवेनहॉक ने ये बता दिया कि सेल जैसी एक चीज़ होती है, बट उससे वो आगे चल के एक पूरे इंसान को बनाता है या एक पूरे प्लांट या एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है, इस तरह का बात का डिस्कवरी नहीं हुआ था। इस तरह की एक इलेबोरेट थियोरी नहीं आई थी। तो वो किसने दिया? स्क्लेडन एंड स्वान ने। और इन्होंने बताया, जो बॉटनिस्ट थे, कि प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, और जो जूलॉजिस्ट थे स्वान, उन्होंने बताया कि प्लांट्स भी और एनिमल्स भी दोनों सेल्स के बने होते हैं। एंड उन्होंने एक और बात कही कि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर होता है सेल वॉल का, जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होता। ओके, ये एक सबसे मेजर डिफरेंस होता है एक एनिमल सेल में और एक प्लांट सेल में, कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, वो रिजिड दिखते हैं। अब आप बताइए, अगर एक कवर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप चढ़ा देंगे तो उसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा रिजिड लगता है, राइट। और एक बिना कवरिंग के होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें रिजिडिटी उतनी नहीं होती। तो प्लांट सेल्स जो होते हैं वो रिजिड दिखते हैं, एक कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में दिखते हैं, बट एनिमल सेल थोड़े लूज होते हैं क्योंकि सेल वॉल उनमें नहीं होता। तो ये एक मेजर डिफरेंस है विच यू शुड नो। तो ये दोनों की थियोरी हो गई। उसके बाद आता है जो मेन सेल थियोरी है, वो दिया गया 1855 में बाय रुडोल्फ वर्चाउ। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि सेल अपने आप ही नहीं आ जाता,
एक सेल है तो उसमें उस बॉडी में जितने भी सेल होंगे वो एक दूसरे से ओरिजिनेट करते हैं, मतलब ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। समझ रहे हैं आप? प्री एग्जिस्ट उस सेल को करना पड़ेगा और वही आगे जा जाके डॉटर सेल्स बनाएगा और इसके आगे पूरा सेल बॉडी बनता है। ऐसा नहीं है कि अलग से कोई सेल आ जाता है, नहीं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ही नए सेल्स को जन्म देते हैं, डिवाइड करते हैं, उसका डॉटर सेल्स में उसको डिवाइड करते हैं। सेल डिवीजन भी एक टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, वो भी कभी डील करेंगे। तो सेल डिवीजन में पढ़ते क्या है कि हाउ सेल्स डिवाइड, राइट? तो सेल डिवाइड करके ही तो नया सेल को फॉर्म कर रहा है। तो ये थियोरी इन्होंने दी। अभी तक हमने जाना कि सेल क्या होता है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, सेल थियोरी क्या क्या थी, ठीक है। एक जो बेसिक फॉर्मेट या कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो ये था। अब आप जानिए कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स, ओके। प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक में आएंगे तो यू का मतलब ट्रू होता है और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स बोल के लग रहा है प्रिमिटिव होगा, यूकैरियोट्स ट्रू हैं मतलब एडवांस्ड फॉर्म है, और जो ट्रू सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं, प्रोकैरियोट प्रिमिटिव है। तो यही दो मेजर सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में मिलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी बैक्टीरिया ही है, उसमें मिलता है बस, उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल कहीं नहीं मिलता, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया को छोड़ दें अगर, एक्सेप्ट बैक्टीरिया, हर ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल्स ही मिलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो यू शुड नो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज सेल्स। आइए जानते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोकैरियोटिक सेल का है, ये जो स्ट्रक्चर है ये यूकैरियोटिक सेल का है। एक बात बताइए, ये कितना ही प्रिमिटिव, जैसे इसमें कोई सब्सटेंस या फिर कोई ऑर्गेनेल्स है ही नहीं, और ये देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है, 100 तरह की चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव है ना। अब देखिए बताते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल एक्चुअली कैसा दिखता है। इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। कवरिंग होती है, सेल वॉल ज़रूर होता है, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलॉइड आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, घबराइए मत, ये क्या है बताते हैं। जैसे कोई भी सेल कैसे सेल डिवीजन करेगा, उसके पास क्रोमोसोम तो होना चाहिए ना। जो नहीं जानते हैं वो आप भी जान लीजिए, क्रोमोसोम सेल में होना बहुत ज़रूरी है, वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो नेकेड डीएनए ही मिलेगा ना, क्रोमोसोम ही डीएनए है। नहीं जानते तो एक मेरा वीडियो बना हुआ है इस पे इलेबोरेट की हाउ डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड्स दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, ज़रूर उसको देखिएगा। तो डीएनए तो सेल में होना ही चाहिए ना, नहीं तो फिर वो डिवाइड कैसे करेगा, वही तो बेसिस है लाइफ का, जेनेटिक मटेरियल तो वही है। तो कोई भी सेल हो डीएनए तो होगा, इसमें डीएनए है बट वो पैक नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, वो अच्छे से पैक होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसमें पैकिंग नहीं होती, वो ऐसे ही फ्रीली होता है, वो नेकेड होता है प्रोटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और एक ही क्रोमोसोम होता है। हमारे केस में, एनिमल्स के केस में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, आप ज़रूर जानते होंगे। बट बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम होगा स्टूडेंट्स, और वो नेकेड होगा, खुला होगा, न्यूक्लियस नहीं होता। तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। देखिए एक सेल वॉल होता है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलॉइड वही एरिया है जो क्रोमोसोम वाला एरिया है, क्योंकि वो स्टेन्ड दिखता है ना माइक्रोस्कोप में, ब्लैक मतलब एक डार्क रीजन दिखता है, तो उसको न्यूक्लियोलॉइड बोल देते हैं। घबराइएगा मत इसको सुन के, इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है, वो डार्क, वो स्टेन्ड एरिया जहाँ पे क्रोमोसोम लाई कर रहा है, ठीक है। और राइबोसोम तो होगा ही ना, डीएनए है तो आरएनए बनेगा ही, प्रोटीन सिंथेसिस होगा ही, तो राइबोसोम होता है, ठीक है।
अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जो सेल वॉल है ना बैक्टीरिया का, वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। अब आप पूछेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, तो ये एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड क्या है, तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है वो, उसी का इसका सेल वॉल बना होता है। जैसे अगर प्लांट सेल में आ जाए तो सेल्यूलोज का बना होता है, तो सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है ये जानेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है और ये एक तरह का पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या है, ये ट्रू सेल है, ठीक है। सब में, बैक्टीरिया को छोड़ दें तो सब में आपको यही सेल दिखाई देगा, ठीक है। एक कॉम्पैक्ट डीएनए, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इसमें, उसके अंदर डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हैं, लाइजोसोम है, वैक्यूल्स है, 100 तरह की चीजें इस सेल के अंदर है। क्यों? क्योंकि इसको काम ज्यादा करना है ना। बायोलॉजी में आप देखेंगे या कहीं भी एडवांस जो होता है उसका वर्क, जो फंक्शन है उसका वो ज़्यादा होता है, नहीं तो फिर वो एडवांस किस बात का है ना। अगर कोई सेल या फिर किसी भी चीज़ को काम ज़्यादा मिलता है तो उसके पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। बैक्टीरिया छोटा सा तो है, माइक्रोस्कोपिक है, वो क्या ज़्यादा काम कर लेगा, उसको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट यूकैरियोटिक सेल को, जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स में होता है, उसको बड़े बड़े फंक्शंस करने हैं, तो उसको इतना केपेबल तो होना चाहिए ना कि वो सारे फंक्शंस को कर सके, तो उसके पास चीज़ें भी ज़्यादा हैं, राइट। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कितने हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। अभी आप इन दोनों में जो फंक्शन, जो मेन डिफरेंस है वो देखिए। साइज का डिफरेंस ऑब्वियसली होगा ही, ये छोटा सा है तो साइज भी छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होता है। सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, इसमें होते हैं। क्रोमोसोम उसमें एक ही होता है, इसमें कई हो सकते हैं। राइबोसोम 70S का होता है, इसमें 80S का होता है। राइबोसोम का साइज समझ लीजिए, उसका कैपेसिटी समझ लीजिए, एस से सेडिमेंट्री क्वोशंट होता है, वो इसमें 70S का है और इसमें 80S का होता है। बड़ा है ना, तो ज़्यादा कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए। तो ये सारे आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो मेजर डिफरेंस होता है एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक सेल में, वो यही होता है, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेल्स हम बार बार बोल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है ये भी जानना चाहिए। तो देखिए सेल ऑर्गेनेल का क्या मतलब होता है। जब कोई भी फंक्शन एक सेल में चल रहा है तो सेल का जो शेप होता है, साइज होता है, वो तो डिफर करता ही है, आप जानते ही होंगे। जैसे कि लॉन्गेस्ट सेल में आपका न्यूरॉन्स आ गया, लार्जेस्ट सेल में आपका ऑस्ट्रिच का एग आ गया, और बैक्टीरियल सेल इतने छोटे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगे, है ना। तो ये सब सेल्स का जो शेप साइज है डिफर करता है बहुत ज़्यादा। तो प्रोकैरियोटिक सेल को आप छोड़ दें क्योंकि सेल ऑर्गेनेल है ही नहीं। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसको काम बहुत ज़्यादा करना है। अब सेल का जो साइज है वो तो लिमिटेड ही है ना। अब इसके अंदर इतना सारा चीज़ जो है वो फंक्शन कर रहा है डिफरेंट, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का जो भी फंक्शन है वो डिफरेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। तो आप बताइए उन दोनों का फंक्शन या फिर जो वर्क है वो मिक्स ना हो जाए, इसका भी तो एक डेंजर रह सकता है ना, कि दोनों के वर्क मिल ना जाए आपस में, क्योंकि है तो सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही ना, राइट। तो वो चीज़ें मिक्स ना हो जाए एक दूसरे से, इस वजह से एक बाउंड्री जैसा आप समझ सकते हैं कि सारे जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अपना अपना कवरिंग अपने अपने साथ लेके चलता है, कि हम सेपरेट लगे साइटोप्लाज्म में दूसरे चीज़ों के रिस्पेक्ट में। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग दिख रहा होगा आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ अलग दिख रहा होगा, न्यूक्लियस यहाँ अलग दिख रहा होगा। तो ये अलग दिखें, उनके वर्क जो है, फंक्शन जो है वो मिक्स ना हो, इस वजह से वो अपने कवरिंग साथ लेते हैं। इसी को सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनल्स बहुत तरह के हो सकते हैं ना, जैसे डबल मेम्ब्रेन वाले हो सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन वाले हो सकते हैं, किसी किसी में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं हो सकता।
तो ये भी डिफर करता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है, जैसे वो दो कवर से, उनका कवरिंग दो लेयर से होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस ऑफ कोर्स डबल मेम्ब्रेन है। प्लास्टिड्स भी होते हैं, और प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलते हैं। एनिमल सेल में उसको मत ढूंढने लगिएगा, नहीं मिलेगा वो अब सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन प्लीज उसको लिख लीजिएगा कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यही तीन है। सिंगल की बात करें आप तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हैं, लाइजोसोम है, वैक्यूल्स हैं, ये सारी चीजें जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन है, मतलब एक ही कवर इन पे होता है एक डिस्टिंक्ट शेप बनाने के लिए। मेम्ब्रेन लेस भी होते हैं, जैसे राइबोसोम्स हैं, उन पे कोई कवर नहीं होता, वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। तो आज हमने जाना बेसिक सेल के बारे में, फिर सेल थियोरी जानी, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है ये जाना। यूकैरियोटिक सेल ही हमें पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, बट फिर भी अगर टाइम बचा तो हम बैक्टीरियल सेल को इलेबोरेट ढंग से बता देंगे। मेन जो पढ़ते हैं हम वो यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं, और फर्दर यूकैरियोटिक सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। जब हम आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तब आपको पता चलेगा कि आप खुद भी देखिए ना, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसका जो बेसिस है, जो मतलब मेजरली आप डिवाइड कर सकते हैं, वो या तो प्लांट्स में कर सकते हैं या एनिमल्स में कर सकते हैं, ठीक है। किसी को आप प्लांट बोलिएगा, किसी को एनिमल बोलिएगा, इसके अलावा आप क्या बोलिएगा, फंजाई, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, ये किंगडम अलग अलग है, ठीक है, बट फंजाई को भी प्लांट्स में ही लेते थे पहले। प्रोटोजोअस जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो एनिमल्स में ही आ जाता है। तो मेजरली अगर आप डिवीजन की बात करें तो प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे, ठीक है। तो हमें दो तरह के सेल्स के बारे में ही पढ़ना होता है कि ये दोनों कैसे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफर करते हैं, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल होता क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं पढ़ना होता, फिर भी बैक्टीरियल सेल जो है वो अगर कभी उसको डिस्क्राइब करना हो तो वो 5 मिनट में ही हो जाएगा। मेजरली हमें यूकैरियोटिक सेल ही पढ़ना होता है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल में हम क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर कहते हैं तो ईआर का फंक्शन पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडीज का फंक्शन पढ़ेंगे, प्लास्टिड्स का फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये सब एक एक करके इनके फंक्शंस पढ़ेंगे, प्लस सेल वॉल जो होता है, ठीक है, अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसका कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, वो परमिएबल होता है हर चीज़ के लिए। जो मेन फंक्शन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, और इसका एक मॉडल भी है कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है और उसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स का या किसी भी चीज़ का आना जाना कैसे होता है। तो वो एक चीज़ है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। अभी उसमें जैसे आप देखिए जो सेल है हमारी बॉडी में, तो जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिया, जो गैसेस हैं, जो गैसियस एक्सचेंज है, जो हार्मोन्स हैं, 100 तरह की चीज़ें हैं जो सेल से अंदर भी जानी है और बाहर भी आनी है। जैसे सेल जब ऑक्सीजन चाहिए उसको, तो ऑक्सीजन सेल के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। वो CO2 जब उसको रिलीज हो गया, ऑक्सीजन यूज़ कर लिया, तो वो CO2 बाहर भी तो आना चाहिए। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हर कुछ अंदर आ भी सकता है और बाहर फ्रीली जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एक पाथवे होता है, हर चीज़ अलग तरीके से अंदर बाहर करती है, इसी को परमिएबिलिटी कहते हैं। अगर कोई चीज़ फुली परमिएबल है, इसका मतलब उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, वो फ्रीली अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, ठीक है, जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए तो घर में कोई रोक टोक नहीं है ना, वो फ्रीली अंदर आ सकते हैं, जब मन बाहर जा सकते हैं।
लेकिन अगर कोई गेस्ट है, कोई अननोन आदमी है, तो वो बिना आपसे पूछे घर के अंदर तो नहीं घुस जाएगा ना, आपसे परमिशन लेगा, अगर आप परमिशन देंगे तभी वो अंदर आएगा। तो सेल्स के साथ भी ऐसा ही है, जो सेल वॉल है वो फ्रीली परमिएबल है, वो गेस्ट को, अननोन इंसान को भी अंदर आने देगा, उसको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर बताइए ऐसे ही बिना परमिशन के आपके घर में कोई भी घुस जाए तो ये सेफ तो नहीं है। तो इस सेफ्टी को कौन ध्यान रखता है? ये काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन कब आएगा, कब जाएगा, कितने अमाउंट में आएगा, कितने अमाउंट में जाएगा, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करता है। सेल वॉल तो एनिमल सेल में है ही नहीं, तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऐसे ही कम हो गई। प्लांट सेल में सेल वॉल है, बट वो एक स्ट्रक्चर, एक रिजिडिटी देता है, वो खास कोई फंक्शन नहीं करता, बिकॉज वो तो फ्रीली परमिएबल है, वो तो किसी को अंदर आने से रोकेगा ही नहीं, तो वो ज़्यादा कुछ वर्क तो किया नहीं। जो मेन वर्क है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, जो सेल वॉल के जस्ट, जो एनिमल सेल है ना, उसकी जो फर्स्ट कवरिंग होती है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसका ही स्ट्रक्चर पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट और समझना है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये सिलेक्ट करके चीज़ों को अंदर और बाहर आने जाने देती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है, और फिर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके फंक्शन समझेंगे। इतने में ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो सेल है वो खत्म हो जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बायोलॉजी की बनी होगी कि कैसे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ये जो क्लासेस हैं ये ऐसे ही चलेंगी, पूरा इसको कवर करेंगे। बीच बीच में अगर कोई टॉपिक छोटा मोटा इम्पॉर्टेंट लगा तो वो भी, उसके बारे में भी बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।